क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी यदि आप प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं तो फेसबुक पर स्टडी नॉलेज सर्च करें और उस पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव क्लासेस चलाया जाएगा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, और अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इस लॉकडाउन में सबसे बेहतरीन आपके लिए यही होगा कि आप अपने घर पे रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीटली पूरा करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें होती रहेंगी हमारी इसमें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 5 का यानी रासायनिक बल गतिकी का जो है भाग 6 बताने वाले हैं। इसके पहले हमने 5 भाग की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप देख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ना देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम जल्द से कंप्लीट करके आपका सेकंड यानी जो आप बोलते हैं केमिस्ट्री सेकंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही कठिन नहीं होता इनऑर्गेनिक, हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या है आपका, पहला आज का जो टॉपिक है उसका हेडिंग है अभिक्रिया का वेग। क्या है? अभिक्रिया का वेग। तो हम इस अभिक्रिया के वेग को लेकर बहुत ही बेसिक से बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि पहले समझ लेते हैं अभिक्रिया का वेग होता क्या है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया का वेग, ठीक। चलिए समझिएगा, इसमें बताया जा रहा है क्या, एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, एकांक समय में, समय क्या हो, एक हो, मतलब इकाई समय में कह सकते हैं, एक समय में अभिकारक। अब अभिकारक आपको समझना पड़ेगा अभिकारक होता क्या है, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसे dx बटा dt या r से प्रदर्शित करते हैं। मर्जी आपकी है, dx बटा dt यूज कीजिए या तो फिर r, ठीक है। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बेसिक तरीके से। तो अभिक्रिया का वेग के बाद हम इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो dx है उसका मतलब क्या है और dt है इसका मतलब क्या है, जरा इसके बारे में भी बात करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जहां हम कह सकते हैं क्या कि जहां dx बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। x का मतलब सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। कहां पे, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। और जरा बात करते हैं इस dt की, ठीक। और dt की बात करते हैं तो dt का मतलब हो गया इसमें हमारा क्या, लगा समय, कितना समय लगा वही हमारा हो गया dt, लगा हुआ समय, ठीक। तो ये हो गया आपका। चलिए एक एग्जाम्पल को लेकर हम इसमें बेहतरीन समझेंगे, जैसे कि आपको बता दें तो ले लेते हैं। जैसे अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो हम चाहेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान देखिए, पहले M1, ठीक है, M1A प्लस M2B, ये एक हम आपको तरीका बता रहे हैं समझने का, ठीक है। चलिए कि अभिक्रिया का वेग हम कैसे निकालेंगे ये चीज आप समझिएगा, ठीक है। ये अभिकारक है तो उत्पाद बनेगा समथिंग, तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा उत्पाद जो बन के आता है वो हो जाएगा N1
C प्लस N2D। सपोज ये हमने ले लिया, समझिएगा बस, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें, इसके लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, पूछा जाए कि इसके लिए अभिक्रिया का वेग तो समझना बहुत ही सिंपल है। तो अभिक्रिया का वेग हम निकालेंगे तो लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिखेंगे -1/m1। समझिएगा ये माइनस क्यों लग रहा है, यही आपके दिमाग में आने वाली बहुत बड़ी क्वेश्चन है। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अभिकारक है। अभिकारक का जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें से मात्रा इसकी घट रही है, तो यहां से घट के यहां पे बन रही है, मतलब यहां से इसका अभिकारक जो अभिक्रिया हो रही है तो इसमें घट रही है, तो इसमें माइनस लग जाएगा, और उत्पाद जो बन के आएगा उसमें प्लस लगेगा, क्योंकि उसमें बन रहा है, जुड़ रहा है कुछ। बात समझिएगा। तो ये हो गया, और उसके बाद ए है तो लिख देंगे DA बट्टा DT। क्लियर हुआ। अब देखिए बात करते थोड़ा इसकी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अगर इसकी बात करें तो माइनस तो लगेगा क्योंकि ये भी अभिकारक है, तो M2, ठीक है, ये हो जाएगा -1/M2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DB बटा DT। समझिएगा वही चीज है, सेम। ये समझ में आया तो ये समझ में आ जाएगा। ये तो बात हो गई इधर की हमारी, ठीक है। अब जरा हम बराबर के इधर की बात कर लेते हैं, इधर की। तो इधर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या, = 1/N1। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम माइनस नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ये उत्पाद है, उत्पाद बन के आ रहा है, तो इधर क्या हो गया, उत्पाद पॉजिटिव में होता है, ठीक है। यहां से घट रही थी तो यहाँ पे घटने का सिंबल माइनस लग जाएगा, यहां बन रहा है, जुड़ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब उत्पाद बन रहा है, तो ये जुड़ रहा है तरीके से, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा हमारा DC बटा DT। क्लियर हुआ। फिर = 1/N2। जरा ध्यान समझिएगा, N2 है ना, तो 1/N2। इस बार हम माइनस भी नहीं लगाएं। किस लिए नहीं बनाए, क्योंकि ये हमारा उत्पाद बन रहा है और उत्पाद पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा N2 DD बटा, कैपिटल डी देगा, DD बटा DT। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी आपको समझा दें कि जहां पर ऋणात्मक चिन्ह है वहां वियोजन, वियोजन, तथा जहां प्लस का चिन्ह है वहां पे उत्पाद को प्रदर्शित करता है। तो हम इसको लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे क्या, जहां ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, जहां ऋणात्मक चिन्ह वियोजन को तथा धनात्मक चिन्ह उत्पाद को प्रदर्शित करता है, उत्पाद को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई आपको, किसको, जहां ऋणात्मक है वो वियोजन को दिखा रहा है और जहां धनात्मक है वो उत्पाद को दिखा रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला हेडिंग है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कि अभिक्रिया का जो वेग है उसे प्रभावित कौन कौन से करने वाले कारक हैं, फैक्ट है, उसको हम समझेंगे। तो पहला है आपका अभिकारक की सांद्रता। अब सांद्रता का क्या उसमें
प्रभाव है उसको समझेंगे हम। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से, अभिकारक तो पता ही होगा आपको, तो अभिकारक की सांद्रता जब हम बढ़ाते हैं तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है। बहुत ही सिंपल है। ठीक, आगे बढ़ेंगे ताप को लेकर, टेम्परेचर। ताप में बताया जा रहा है कि किसी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने से उनके अणुओं के प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जब उनके अणुओं की प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उसके कारण क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यही चीज बात है। आगे समझेंगे हम लोग। तीसरे में बताया जा रहा है क्या, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से। तो बता सकते हैं हम कि उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। संक्रियण ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और संक्रियण ऊर्जा को जब इसका मान घटा देते हैं, जिससे क्या होता है कि अभिक्रिया का जो वेग है ना वो बढ़ता है या फिर बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है, उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बहुत ही सिंपल है, आगे समझेंगे हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या बातें होती हैं हम समझ जाते हैं आपको। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम लिख सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने से ठीक है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रकाश का प्रभाव, कि प्रकाश का प्रभाव कैसे होता है, क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश का हमारे अभिक्रिया के वेग पर। ठीक है, तो समझिएगा। बताया जा रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में ताप में वृद्धि होती है, जिसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो ये आपको अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं, ये जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाएंगे ना कि प्रकाश की उपस्थिति में इनसे ताप बढ़ाने पर, अधिक करने पर, ये सब बेसिक टॉपिक एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वही अगर प्रकाश का क्या प्रभाव होता है, सिर्फ इतना आप कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में ताप में वृद्धि होता है, और जब ताप में वृद्धि होगा तो उसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है जरा इनके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर के दो भिन्न तापों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। यह ताप गुणांक कहलाता है। जैसे हम थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करना चाहे, वो भी बेसिक तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा। तो इस डेफिनेशन में क्या बोले जा रहे हैं इसको हमको बहुत ही बेसिकली ध्यान देना होगा। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, ठीक है, 10 के अंतर के दो भिन्न तापों पर अभिक्रिया की वेग स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ताप गुणांक बराबर हमारा हो जाएगा, ताप हो जाएगा, ताप गुणांक बराबर T+10, ठीक है, इस पर वेग स्थिरांक, ठीक, और बटे T डिग्री पर वेग स्थिरांक।
ठीक है, ये होता है आपका ताप गुणांक। अगर हम बात करें t+10 पर वेग का स्थिरांक, तो यहां हो जाएगा k+10, ठीक है, k+10 हो जाएगा, और अपॉन ये जो t है यहां पर भी क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे बात की जाए तो t बराबर प्रायः t बराबर 25, ठीक है, t बराबर 25 डिग्री ले लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस पे ध्यान दीजिएगा, k, तो ये हो जाएगा, सॉरी, तो ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री है, तो 25 में 10 जुड़ जाएगा तो 35 हो जाएगा, 35 k + 25, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, k + 10 है तो 25 हो जाएगा टेम्परेचर, तो 25 10 35 हो जाएगा। यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ताप है, यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीग्रेड, तो इसमें ये टेम्परेचर ऐड हो जाएगा तो 35 k आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 25 के लिए तो यहाँ पे t का मान के t जो है 25 है, तो यहाँ पे k की जगह पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ताप गुणांक, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। हेडिंग है आपका अभिक्रिया का वेग तथा ताप में गणितीय संबंध। क्या होता है जरा समझिएगा ध्यान से। तो ये होता है अभिक्रिया के वेग और ताप में संबंध को आर्हेनियस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है ये समझना आपको बहुत जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो आर्हेनियस समीकरण होता है वो होता है आपका k बराबर a e के पावर माइनस कैपिटल E स्मॉल a अपॉन RT। ये होता है आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस समीकरण हो गया ये। अब हम जरा ये क्लियर कर लेते हैं, इसमें बाकी का जो दिया गया मान है उसका मतलब क्या होता है। तो आपको हम बता दें तो इसमें जो k है, k क्या है इसमें, k आपका है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और इसमें आपका a क्या है, a आपका है अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, ठीक है। और इसमें जो कैपिटल E है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है संक्रियण ऊर्जा, ठीक है, संक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और जो इसमें R है उसका मतलब क्या हुआ, R का मतलब है आदर्श गैस स्थिरांक, आदर्श गैस स्थिरांक, ठीक है। और इसमें एक चीज दिया था T का मतलब होता है परम ताप, परम ताप। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने आपको क्लियर कर दिया है, तो आप यहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम कहेंगे इस समीकरण को आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। यहां A को आर्हेनियस स्थिरांक या आवृत्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही बाकी हमने टॉपिक आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।